Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine and energetic in the next week. Today we are going to start a new chapter of physics, that is flotation. वैसे अगर हम NCERT की बुक की बात करें बच्चे तो दोनों चैप्टर उसमें कंबाइन करके दे रखे हैं, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन. बट जो अब न्यू पब्लिशर्स जो बुक्स आ रही है मार्केट में उसमें दोनों चैप्टर के दो पार्ट करके दे रखे हैं हमें. एक पार्ट ग्रेविटेशन का है और एक पार्ट फ्लोटेशन का है. ग्रेविटेशन का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया. हमारा जो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर वो है फ्लोटेशन एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज थ्रस्ट एंड प्रेशर. दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत कॉमन टॉपिक है ये जो आप 8th क्लास के अंदर भी पढ़ कर आए हो. क्लियर? सो हियर वी स्टार्ट दिस टॉपिक. पहले हम बात करते हैं इसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट. थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, फोर्स तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स. अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं उसको हम फोर्स बोलते हैं. बट बच्चे, अगर वही फोर्स, ये हमारे पास सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लग रहा है अगर वो परपेंडिकुलरली अप्लाई हो, अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन एन ऑब्जेक्ट, then that force is known as thrust. उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट. अगर कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रहा है then that particular force is known as thrust. So simply you can also say that force is also known as thrust. Condition perpendicular. इस बोर्ड पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, this is the generally a force, बट अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पर, then that is known as thrust. Is it clear? इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट ऑफ थ्रस्ट, then the unit of thrust is same as the unit of force, that is Newton. Unit of thrust is Newton. Is it clear? जैसा फोर्स की यूनिट होती है ऐसा ही थ्रस्ट की यूनिट होती है. क्लियर हुआ? सेकंड इज प्रेशर, जो आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा है. प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज थ्रस्ट. बट अगर प्रेशर की बात करें देन फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं जी प्रेशर. कि जब हम एक यूनिट एरिया सेलेक्ट करके उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं देन दैट फोर्स इज नोन एज प्रेशर ऑन दैट ऑब्जेक्ट. एक तो मैं इस पूरे बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, एक मैंने इस बोर्ड का ये एरिया सेलेक्ट किया और अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं. मींस एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं देन दैट फोर्स बिकम द प्रेशर ऑन दैट ऑब्जेक्ट. हम पूरा टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर प्रेशर का, इसको ध्यान से समझना. डेफिनेशन इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. अगर हम फॉर्मूले की बात करें देन द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. सिंबॉलिक फॉर्म में यू कैन ऑल्सो राइट इट एज फोर्स अपॉन एरिया. इस फॉर्मूले से भाई साहब दो कंक्लूजन निकल रहे हैं. फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कंक्लूड दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. देयर आर टू फैक्टर्स on which pressure applied on an object depend. First one is force. Pressure is directly proportional to force and second one is area. So pressure is inversely proportional to area. यूनिट की अगर हम बात करें प्रेशर की, हम दोनों की यूनिट हम पुट कर सकते हैं बेटा. फोर्स की यूनिट क्या होती है जी? न्यूटन.
एरिया यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज नोन एज पास्कल. पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. और अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 पास्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 पास्कल? मींस यूनिट डेफिनेशन ऑफ द पास्कल. जहां भी फॉर्मूला दे रखा है वहां पर आप सब जगह यूनिट पुट कर सकते हैं. मींस 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड 1 मीटर स्क्वायर. मींस कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on the area of 1 meter square, then pressure applied on that area is the 1 pascal. कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और कितने एरिया पे लगा रहे हैं जी? उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, then that pressure is known as 1 pascal. Is it clear? और भी यूनिट्स होती है प्रेशर की. अगर हम बात करें जैसे बार या पास्कल, बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर. अब फैक्टर्स आते हैं बच्चे दो इंपॉर्टेंट यहां पर, फोर्स एंड एरिया. मैं आपको जितनी भी एप्लीकेशंस बताऊंगा यहां पर किस किस की, प्रेशर की, वो कंप्लीटली डिपेंड होगी फोर्स और एरिया. जिस बच्चे ने फोर्स एंड एरिया का कंसेप्ट समझ लिया, आप प्रेशर का कंसेप्ट इजीली बता सकते हैं. क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो आपको दो बातें याद रखनी है यहाँ पर मेन. वो दोनों बातें कौन कौन सी है जी? एक तो है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जी, अगर हम फोर्स को इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं इस पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. कम फोर्स लगाऊंगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा बच्चे? कम लगेगा. क्लियर? सेकेंड थिंग इज एरिया. इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इफ वी इंक्रीज द एरिया, प्रेशर विल बी डिक्रीज. अगर हम एरिया कम कर दें तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम एरिया ज्यादा कर दें यहां पर तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा. अब दो बातें आपको अगर समझ में आ गई तो मैं आपको एप्लीकेशन बताना शुरू कर रहा हूं कि किस जगह पर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, किस जगह पर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं. आपको दो कंसेप्ट याद रखना है. सेम, या तो हम फोर्स इंक्रीज करके प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं या एरिया डिक्रीज करके. अगर आपसे कोई कंडीशन पूछे कि राइट द कंडीशन इन विच वी कैन इंक्रीज द प्रेशर ऑन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम किस कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा सकते हैं या कैसे प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं. तो देयर आर टू वेज. यू कैन सी दैट फर्स्टली बाय इंक्रीजिंग द फोर्स. अगर हम फोर्स को इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दूसरा, अगर हम एरिया डिक्रीज कर देंगे तो भी प्रेशर क्या हो जाएगा जी? इंक्रीज हो जाएगा. वी कैन अप्लाई द डिफरेंट प्रेशर बाय द सेम ऑब्जेक्ट. हम एक ही ऑब्जेक्ट से अलग अलग प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं. कैसे? देखो जी, एक मेरे पास ये ब्रिक है, ईट है सपोज करो, मैंने इसको ऐसे रख रखा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है? इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है. ठीक है जी, मतलब एरिया क्या है यहाँ पर? ज्यादा है. एक मैंने इसी ईट को ऐसे रख दिया, अब एरिया क्या हो गया इसका? कम. भाई फोर्स तो दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं. ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है that is also equal to force acting downward. अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कोई ईंट है और वो कितना फोर्स लगा रही है, तो आप जब उसको नीचे रखोगे जितना उसका वेट होगा उतना ही फोर्स वो अर्थ सरफेस पे लगाएगी. या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितना उसका वेट होता है उतना ही फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है. तो देखो इधर हमने इस ईंट को एक तो ऐसे रखा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसमें एरिया क्या है? ज्यादा एरिया है, मोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस ब्रिक. और उसी ईंट को मैंने वर्टिकल पोजीशन में रखा, इसमें क्या है बच्चे? लेस एरिया. अब आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी, दोनों में से कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो जी, दिस वन. क्यों? क्योंकि इसमें भी फोर्स F है और इसमें भी फोर्स F है.
डिफरेंस किस चीज का आया है यहाँ पर? डिफरेंस आया एरिया का। यहां पर एरिया ज्यादा था तो प्रेशर क्या होगा? लेस प्रेशर। यहां पर एरिया क्या है? कम, देन मोर प्रेशर। अभी मैंने आपको लिखाया था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अब मैं आपको कुछ डेली रूटीन के एप्लीकेशंस बता रहा हूं हमारी लाइफ में कि प्रेशर की हम कहां पर एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके स्कूल बैग्स का लेते हैं हम। जो स्कूल बैग्स होते हैं बेटा, वो शोल्डर से उनकी जो स्ट्रिप होती है वाइड स्ट्रिप होती है। व्हाई स्कूल बैग्स प्रोवाइड द वाइड स्ट्रिप एट द शोल्डर? ध्यान लगाना इसके अंदर, सोचना इसको। देखो, स्कूल बैग जो हमारी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो किसके इक्वल है? जितना उसके अंदर वजन है। पर जितना बैग में आपने बुक्स रख रखी है, नोटबुक्स रख रखी है, वही तो फोर्स लग रहा है, वो उसका वेट भी वही है। अब जब हम उसको लगाते हैं, शोल्डर पर टांगते हैं, तो क्या होता है? जितना बैग में वजन है वो हमारे शोल्डर पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है जी। अगर स्ट्रिप छोटी सी होगी, स्ट्रिप क्या होगी? जो स्ट्रिप लग रही है, अगर वो बहुत छोटी सी स्ट्रिप होगी तो एरिया क्या हो गया? यहाँ पर कम हो गया। एरिया कम होते के साथ ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। दोनों शोल्डर पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, जिससे रिजल्ट क्या निकलेगा? हम बहुत जल्दी थकावट महसूस करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को फिर प्रेशर को जो अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, बॉडी उसको जल्दी ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाती। अब कंडीशन क्या आती है? अगर हमने वहां पर वाइड स्ट्रिप लगा रखी है, चौड़ी चौड़ी पट्टियां लगा रखी है यहाँ पर बैग में, तो क्या होता है? एरिया इंक्रीज हो गया जी। अब जैसे ही एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, फैल जाएगा प्रेशर, वहां पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब कंडीशन क्या आएगी जी? हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर सकती है। फोर्स वही है, हमने एरिया चेंज करके प्रेशर को चेंज कर दिया। क्लियर हुआ? सेकंड, जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सच एज नाइफ, सीजर, उनका जो एज होता है बेटा वो बहुत शार्प होता है आगे से। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसका एरिया कम कर रहे हैं आगे से। कहते हैं एक तो शार्प नाइफ होता है और एक होता है ब्लंट नाइफ। थोड़ा सा मोटा चाकू होता है और एक होता है बिल्कुल शार्प पैना। तो हम शार्प नाइफ से कोई भी चीज काट रहे हैं उसको जल्दी कट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। रीजन क्या आता है? जो भी शार्प नाइफ है उसका आगे का एरिया क्या है? कम। तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा वो, जिस चीज को भी हम उसको काट रहे हैं। और जो ब्लंट नाइफ है, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल। जितने भी, जैसे आपने देखा वो नेल्स होती है, आयरन नेल, अगर हम बात करें इस तरह की फॉर्म में होती है कील। ठीक है जी। इसका जो हेड पोर्शन होता है उसका एरिया ज्यादा होता है और टेल पोर्शन जो जा रहा है आगे वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है जी? सेम कंसेप्ट है भाई। हम फोर्स कहां से अप्लाई कर रहे हैं? किसी भी हैमर से जो फोर्स लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग रहा है। अब सारा का सारा फोर्स आगे जाके एंड में छोटे से निप पे खत्म हो रहा है। तो मोर फोर्स एक्सर्टेड इन द स्मॉल एरिया। एरिया क्या हो गया यहाँ पर? कम। तो ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पीछे से, वो सारा जो नेल है वो किस में इंसर्ट होती चली जाती है? वॉल में इंसर्ट होती चली जाएगी। क्योंकि प्रेशर क्या लग रहा है? यहाँ ज्यादा प्रेशर लग रहा है, पीछे से फोर्स ज्यादा लग रहा है। हमने दो कंडीशन लगा दी, एक तो जहां से फोर्स लग रहा है उसको इंक्रीज कर दिया, और जहां प्रेशर था एरिया उसका निप का, वो आगे से डिक्रीज कर दिया। दोनों कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, एक तो आप रोड के ऊपर चल रहे हो, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, in which condition you exert the more pressure on the road? भाई आप एक तो चल रहे हैं रोड के ऊपर, नॉर्मल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, और एक आप वहां पर खड़े हैं, तो दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हम मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं रोड पे? आंसर इज दैट एरिया का कंसेप्ट है सारा। देखो, जब मैं खड़ा हूं, सपोज करो मैं जैसे रोड पर खड़ा हूं यहाँ पर, तो मेरे दोनों पैर जो है वो कांटेक्ट में आ रहे रोड के। ठीक है जी। दोनों पैर का मतलब हो गया एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। एक इस पैर का हो गया, एक इस पैर का हो गया, दोनों का एरिया ज्यादा हो गया। अब जब मैं चल रहा हूं, चलते टाइम क्या होता है? एक पैर हमारा ऊपर होता है और एक पैर अर्थ सरफेस पे टच होता है, ऐसे फिर दूसरा पैर टच होता है और पहला वाला पैर ऊपर आ जाता है। तो वॉकिंग की कंडीशन में हमारा सिर्फ एक पैर टच करता है और दूसरा पैर ऊपर होता है। तो एरिया चलते टाइम ज्यादा आ रहा है अर्थ पर या खड़े होते टाइम आ रहा है? खड़े होते टाइम।
जब हम चल रहे हैं, जब एरिया कम हो गया, बॉडी का वेट तो वही है, बॉडी के वेट में कोई चेंज नहीं हुआ, मींस फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, एरिया का कंसेप्ट चल रहा है। एक में एरिया ज्यादा आ रहा है जब दोनों पैर है, और जब एक पैर है तो एरिया कम हो गया। तो प्रेशर कब लगेगा जी? जब एरिया कम हो जाएगा। मींस व्हेन वी वॉकिंग ऑन द रोड, देन आवर बॉडी एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द रोड। क्लियर? वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज व्हाई इट इज इजी टू वॉक with the flat shoes as compared to the heel shoes in the sand या on the sand। कि मिट्टी में अगर आप चल रहे हैं, ध्यान से सोचना, आप किसी कच्चे रास्ते में जा रहे हैं, मिट्टी है वहां पे, और आपने फ्लैट शूज पहन रखे हैं जी, इस तरह के आपके शूज है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। और दूसरा, एक दूसरे बच्चे ने पहन रखे, वहां पर जो शूज पहन रखे हैं वो हील वाले शूज पहन रखे हैं। दोनों कंडीशंस के अंदर किस कंडीशन के अंदर प्रेशर ज्यादा लगेगा? जिसमें एरिया क्या होगा जी? कम होगा। एरिया कम किस में है? हील शूज के अंदर। इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया क्या है? कम। अगर हम इसको पहन के चलेंगे तो क्या होगा? ये मिट्टी के अंदर सिंक होना शुरू हो जाएगी, मिट्टी में धसेगा हमारा पैर, क्योंकि एरिया क्या है? कम। तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होगा। और अगर हम फ्लैट शूज की बात करें, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पे? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम फ्लैट शूज से इजीली चल सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद और इसके अगर हम एग्जांपल ले, जो बेटा रेलवे ट्रैक होते हैं, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक कभी भी डायरेक्ट नहीं डाले जाते। पहले क्या किया जाता है, इनके नीचे ऐसे वुडन स्लीपर्स होते हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या डाले जाते हैं? रेलवे ट्रैक डाले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक आपको देख के समझ में आ रहा होगा भाई। इसका अगर हम एरिया की बात करें, इन दोनों ट्रैक में हमने अगर सिर्फ पटरियां डाल रखी तो ट्रेन का जो वेट है, फोर्स है, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर ट्रेन सिंपल इस पर चलेगी तो क्या होगा? सिंक हो जाएगी नीचे। भाई ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। और अगर हम बात करें इस केस में, यहाँ पर जो वुडन स्लीपर्स लगाए हैं, इससे एरिया इंक्रीज हो गया। अब एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा? अगर ट्रेन इस पर चलेगी तो वो प्रेशर स्प्रेड हो जाएगा। मींस जो प्रेशर सिंगल ट्रैक एक्सर्ट कर रहे थे अपने ऊपर, वो प्रेशर इस कंडीशन में कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया? एरिया इंक्रीज कर दिया। और अगर हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद जो आर्मी टैंक होते हैं, सेकंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये। आर्मी जो टैंक होते हैं वो जब चलते हैं, मिट्टी में भी चल रहे, तो उनके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है बेटा, आयरन बेल्ट होती है, वो बेल्ट लगी होती है उनके पहियों के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मींस वजन ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होगा। अब वो जो बेल्ट लपेटते हैं चारों तरफ उसके व्हील में, उस बेल्ट से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जी प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो हमारा मेन मोटो क्या है? प्रेशर को डिक्रीज करना। ऐसे ही जो फाउंडेशंस होते हैं बेटा, नींव होती है किसी भी बिल्डिंग की, उसको हमेशा नीचे से बहुत चौड़ा बनाते हैं। चाहे ऊपर बिल्डिंग पतली बन रही है, मतलब विड्थ जो है उसकी कम होती जा रही है, बट नीचे से फाउंडेशन हमेशा चौड़ी करते हैं। उसका भी रीजन यही है, हमने नीचे का एरिया क्या कर दिया बच्चे? इंक्रीज कर दिया। अब जो पूरी बिल्डिंग का वेट है, जो वो फोर्स लगा रही है, वो क्या होगा? नीचे आके प्रेशर स्प्रेड हो जाएगा। सो मेन कंसेप्ट इज वी हैव टू डिक्रीज द प्रेशर इन सम कंडीशंस। ड्यू टू दिस an object apply less pressure on the earth surface या on the ground। अब जितने भी एथलीट्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, तो वो जो शूज पहनते हैं बेटा, उनके शूज में नीचे कील होती है, मतलब स्किप्स होती है नीचे। उनका काम क्या होता है? वो एरिया कम करते हैं। देखो जैसे सपोज करो उनके शूज है तो उनमें हम कहते हैं ना गिट्टी वाले शूज होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे वो निकले हुए होते हैं। अब उसका काम क्या है? ये प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। फ्लैट शूज नहीं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? वो अर्थ सरफेस से चिपक के चलते हैं, वो प्लेयर्स जो होते हैं इजीली फिसलते नहीं है। मेन कंसेप्ट उसका वो होता है। तो यहाँ पर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, और कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर?
आई होप मैंने जो आपको ये प्रेशर का और थ्रस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्ट में कोई डाउट है देन यू कैन इजीली आस्क टू मी। एक थ्रस्ट के अंदर मैं आपको यूनिट और बताना भूल गया। एक होती है ऐसा यूनिट जो होती है थ्रस्ट की, वो तो क्या बताई मैंने आपको जी, न्यूटन। एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट वो होती है जी किलोग्राम फोर्स। और किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन। किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ थ्रस्ट। इज इट क्लियर? सो इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा। असाइनमेंट है वो आपको आपकी नोट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो आपको फेयर नोट में नोट करना है और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि आप नेक्स्ट लाइव क्लासेस में अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकें। क्लियर? सो थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।